Hi. So till now we have solved quite a lot of problems. Okay. For some of the problems we have also seen more than one solution, right? Like if I talk about Fibonacci problem, I have already seen iterative solution, recursive solution. And if I also talk about sorting, we have seen bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, right? Eventually उनका काम तो sorting करना है, right? But हमने उसके 5 अलग अलग methods पढ़ ले and future में हम जाके एक heap sort भी पढ़ेंगे, right? तो एक ही चीज़ के हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं, राइट? बट अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि कौन सा बेटर है और कौन सा खराब है, राइट? तो इस लेक्चर में हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस बेटर हैं और कौन से सॉल्यूशंस खराब हैं, राइट? तो अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि विच सॉल्यूशन इज़ बेटर एंड विच इज़ बैड, तो वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज कि यार मैं सीधे सीधे उनके एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर लूँ, राइट? मैं देखूं यार अच्छा सेम इनपुट के लिए इसको 10 सेकंड लग रहे हैं, इसको 5 सेकंड लग रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस वन इज बेटर। एक तो मेरे पास ये तरीका है, बट इस तरीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं सीधे सीधे टाइम कैलकुलेट करने लग जाऊंगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हर कंप्यूटर की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट? डिफरेंट प्रोसेसिंग पावर होती है। तो किसी कंप्यूटर पे तो सेम एल्गोरिदम कम टाइम ले रहा होगा, किसी पे ज़्यादा ले रहा होगा। तो इस तरह से क्वांटिफिकेशन करना सही नहीं है कि इस प्रोग्राम को इतना टाइम लगता है। या फिर अगर मैं सेम कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि यार मैं एक ही कंप्यूटर पे रन करके देख लेता हूं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बबल सॉर्ट रन किया, फिर थोड़ी देर बाद मैं सिलेक्शन सॉर्ट रन कर रहा हूं उसके ऊपर। हो सकता है कि जब मेरा बबल सॉर्ट रन हो रहा होगा तो तब मेरे प्रोसेसर के ऊपर लोड ज़्यादा था, ठीक है? अगर तब मेरा लोड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बबल सॉर्ट कैलकुलेट होने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो डेफिनेटली इस तरह से हम लोग अगर टाइम के ऊपर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती होने के चांस हैं। So the better way is we have a theoretical concept of time complexities, right? So time complexities में हम कोशिश क्या करते हैं? We try to find the relationship between time and input size, right? Time and input size. तो ये obvious बात है, right? कि मेरे input size पे मेरा time डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे 5 साइज़ के एरे को सॉर्ट करना है और दूसरी बार मैं बोलता हूँ कि मुझे 1000 साइज़ के एरे को सॉर्ट करना है, तो डेफिनेटली 1000 वाले केस में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस मेथड में हम लोग एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रिलेशनशिप लीनियर है, स्क्वायर है या किस टाइप की रिलेशनशिप है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे फाइंड करना है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी एरे का सम फाइंड करना है तो मुझे हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए कि जितना इनपुट साइज बढ़ता रहेगा उसी स्पीड से मेरा टाइम भी बढ़ता रहेगा, राइट? उसी स्पीड से मेरा टाइम भी बढ़ता रहेगा, ठीक है? अगर मुझे लेट्स से प्रिंट करना है एड्रेस ऑफ द एरे, एड्रेस ऑफ एरे प्रिंट करना है, मुझे लगता है कि इस केस में टाइम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। भले ही एरे 5 साइज का है या एरे 10 साइज का है, दोनों ही केसेस में एरे का एड्रेस प्रिंट करने के लिए सेम टाइम होना चाहिए, ठीक है? तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम लेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 में कि n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और अगर लीनियरली वेरी करता है सो वी से ऑर्डर ऑफ n, ठीक है? ऑर्डर ऑफ n को रिप्रेजेंट करने के लिए वी से O ऑफ n, दैट इज बिग O ऑफ n, ठीक है? तो हम एक बड़ा O डालते हैं और ब्रैकेट में वो हाईएस्ट पावर डाल देते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट? सपोज अगर रिलेशनशिप निकल के आती है कि जो टाइम है वो डिपेंड करता है n स्क्वायर प्लस n के ऊपर, n स्क्वायर प्लस n के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन दिस केस वी विल से कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब हम लोग जो n स्क्वायर से नीचे वाली टर्म्स होंगी, नीचे वाली पावर वाली टर्म्स होंगी, उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज जैसे मेरे n की इनपुट साइज बहुत बढ़ जाएगी तो ये जो छोटी पावर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, राइट? सो हम लोग इसी तरह से जो छोटी पावर्स होती हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस x² प्लस 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? ऑर्डर इज 3। सो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री। तो सिमिलरली n² प्लस n अगर होगा तो सिंपली हम बोल देंगे ऑर्डर ऑफ n², ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जनरली जो हमारे बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन सबको हम लोग कांस्टेंट टाइम लेके चलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b, तुमको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर तुम चेक करो a ग्रेटर देन b, तो ये एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है जिसको हम बोलेंगे कि O ऑफ 1 है, राइट? या फिर अगर तुमको कुछ प्रिंट करना है
So that is again going to be O of 1, right? चलो अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे नॉर्मल लीनियर सर्च करना है, ठीक है, लीनियर सर्च करना है। लीनियर सर्च क्या होता है? सिंपली हमको एक एक एलिमेंट पे जाना होता है एरे के और वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे एलिमेंट पड़ा है कि नहीं, हमको इस तरह से सर्च करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड इसमें हम लोग चेक कर देते हैं इफ़ ए आर आर आई इज इक्वल टू जो भी रिक्वायर्ड नंबर होता है, लेट्स से रिक्वायर्ड, राइट, एंड फिर हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं एंड हम लोग वो इंडेक्स रिटर्न करते थे जैसे हमको मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें मुझे एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ रहा है, तो सिंगल फॉर लूप लिखना पड़ रहा है, राइट। तो जब भी हमको एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ता है, राइट, और उस पर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन लगाना पड़ता है, जैसे इस बार मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो इसमें हमारी ऑर्डर हो जाएगी ओ ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ओ n। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाने वाली है, राइट, बिकॉज मुझे बस एक एक पे जाना है और वहाँ पे कांस्टेंट काम करना है जाके। सो ओ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी हम किसी चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, हमारा मतलब होगा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वर्स्ट केस में उसको कितना टाइम लगने वाला है। जैसे अब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हो सकता है कि मुझे जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में मिल जाए, मुझे 0th इंडेक्स पे मिल जाए, तो क्या मैं बोल दूंगा कि कांस्टेंट लग रहा है क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग में मिल रहा है, राइट, मुझे इससे ज़्यादा हर एक एलिमेंट पे जाना ही नहीं पड़ रहा, तो मैं O1 नहीं बोलूँगा, मैं फिर भी ON बोलूँगा। मुझे अज्यूम करना है कि मुझे वर्स्ट केस मिलने वाला है, दैट इज़ कि मुझे हो सकता है बिल्कुल लास्ट में जाके वो एलिमेंट मिले, तो इस केस में हम लोग वर्स्ट केस निकालेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ON, राइट, तो इसमें ON हो जाएगी। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे फाइंड करना है कि मेरे एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, राइट। अगेन मुझे एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी, सिंगल फॉर लूप लगेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी, राइट। So I hope the basics of time complexity is clear and it is clear what we are actually trying to achieve, right? So in the next session we are going to look at the problems which we have already solved, like binary search, Fibonacci and all these, right, and try to calculate the time complexity for them. Okay, thank you.